नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, रायबरेली के ऊंचाहार में एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या को कई दिन बीत चुके हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिल चुका है। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, रायबरेली से सांसद, उन्होंने पीड़ित के परिवार से फतेहपुर में जाकर मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद वहां का जो नजारा था वो देखने लायक था, कि जिस वक्त पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे थे उस वक्त पूरा परिवार मृतक का वो कहीं ना कहीं फपक पड़ा था। और जो माँ थी वो भी रो रही थी, उसकी बहन भी रो रही थी, पिता भी भावुक हो गए थे। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भावुक हो गए थे जब उनके परिवार से मुलाकात हुई। करीब 20 से 25 मिनट की मुलाकात थी और इस मुलाकात के बाद जब राहुल गांधी बाहर आते हैं तो वो यूपी सरकार पर हमलावर होते हैं और कहते हैं कि पूरे परिवार को, जो पीड़ित है, उसको ही बंधक बनाने का काम किया गया। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आपको सुनाते हैं। जी राहुल जी, कुछ दिन पहले आपको क्या हुआ? इन्फेक्शन है। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया। जी जी, मैं वहाँ गया जी और आज मैं यहाँ आया हूँ। जी, क्राइम परिवार ने नहीं किया, जी मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया जी, और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको, उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। धन्यवाद। परिवार का एक वीडियो आया था आपके आने से। कई गंभीर आरोप लगाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए, जो अपराधी हैं उनकी रक्षा मत कीजिए। कहीं ना कहीं खुले तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया योगी सरकार पर कि वो अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, जबकि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वहीं ये भी आरोप लगाया कि बंधक बनाया गया है और उनके घर में जिसको ऑपरेशन कराया है उसको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में, जब राहुल गांधी पहुंचने वाले होते उससे पहले ही जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो एक साथ, एक फैमिली के साथ एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति ना करे, राहुल गांधी यहाँ पर ना आए। बहन भी खुश होती है, उसको एक लेटर दिया जाता है, संविदा पे उसको नर्स की नियुक्ति मिलती है। यहीं पर असीम अरुण है, वो बोलते हैं, जो मंत्री है राज्य सरकार में, वो बोलते हैं कि 13.5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो पीड़ित परिवार को दिला दी गई है। वहीं पर उसके भाई की भी नौकरी लगाने की बात की जा रही है कि उनको भी नौकरी दी जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इसी को लेकर के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया था, जो आरोपी है। लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साफ तौर पर योगी सरकार पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों को बचाने का काम कर रही है योगी सरकार। पीड़ित को न्याय दिलाने की जगह उसको घर में बंधक बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दृश्य था घर के अंदर का, जो मार्मिक दृश्य था, जो घर के अंदर जब पीड़ित परिवार से मिलते हैं तो एक अलग दृश्य होता है, लेकिन जब घर से बाहर आते हैं तो मीडिया के जब कैमरे और माइक आता है तो किस तरीके से चेहरे का भाव बदल जाता है। साफ तौर पर बोल रहे थे कि दलित के परिवार के आप पास जाते हैं, हम एक ने आत्महत्या की थी, मैं वहां भी गया था, यहाँ भी गया हूँ। देश में राजनीति किस तरीके से होती है, शायद उस पीड़ित परिवार के भाई को लगा होगा कि शायद राजनीति हो रही है, राजनीति के चक्कर में ना पड़े, इसलिए उसने ऐसा बयान दिया या कहा कि यहाँ पर आकर कोई राजनीति ना करे, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। फिलहाल राजनेताओं का अपना एक अलग लेवल है, घर के अंदर जाते हैं
तो एक अलग चेहरा आ जाता है, लेकिन जब घर के बाहर आते हैं, मीडिया के कैमरों के सामने आते हैं, बाइट देने की होती है बातें, तो चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान नजर आती है। फिलहाल शायद ये रूप अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगहों के लिए। एक जगह लगता है कि वहां पे भावुकता वाला पेश करना है, तो वह भावुक हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद इस रूप से काम नहीं चलेगा, एक यहाँ पर अलग अंदाज चलेगा। फिलहाल राजनीति इस पर पूरी तरीके से जारी है और कहीं ना कहीं अब एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के इस पूरे मामले पर भी बयान देखने को मिलेंगे। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं। इंद्रवीर, आपसे ही करेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए रायबरेली से ही पूरा का पूरा मामला ये जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से आपने खबर दिखाई भी थी और वीडियो भी आया था, और अब इस पर राजनीति कहीं ना कहीं तेज हुई है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर योगी सरकार पर हमला बोला है और पीड़ित परिवार को न्याय न दिलाने की बात कहते हुए कहा कि अपराधियों को संरक्षण प्राप्त बचाने का काम कर रही है। क्या रायबरेली में इसको लेकर के क्या किस तरीके की चर्चा है, हमारे दर्शकों को बताइए जरा। देखिए अखंड, मैं सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए और अपने आईबीसी के दर्शकों को बता दूं कि अब तक रायबरेली पुलिस ने इस जघन्य अपराध के लिए शासना आदेश, अगर बात करें तो डीजी मुख्यालय उत्तर प्रदेश की तरफ से जो शासना आदेश मिले थे सख्त कार्रवाई करने की, जब वीडियो वायरल हुआ और जिस तरीके से निर्मम तरीके से ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में इस युवक की हत्या की पीट पीट कर, उसको लेकर के रायबरेली पुलिस और एसपी लगातार सक्रिय है और अब तक कल तक अगर बात करें तो 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात अगर बात करें तो आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहुंचने के पहले उसी परिवार का एक वीडियो वायरल होता है और पोस्टर वार होता है। उस पोस्टर वार में साफ साफ लिखा हुआ है, गिद्ध के तरीके मंडराते हैं और अपने कर्तव्यों से घबराते हैं। ऐसे तमाम सारे पोस्टर वायरल होते हैं और उसके बाद पीड़ित परिवार का जो वाल्मीकि हरिओम रहे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके छोटे भाई का अपने पूरे परिवार के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और उस वीडियो में साफ साफ हरिओम वाल्मीकि का भाई कहता नजर आता है कि हमें किसी तरीके की कोई भी राजनीति हमारे इस प्रकरण में ना हो, हम सूबे की सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा सरकार से संतुष्ट है। और हमारे साथ अभी इससे पहले कुछ दिन पहले 2 दिन पहले 4 दिन पहले हमारे पास 2 कैबिनेट मंत्री आए थे और उन्होंने हमें आर्थिक मदद की है, आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी दी है। इसके साथ साथ हम भाजपा सरकार से संतुष्ट है। पहला। दूसरी चीज, इंद्रवीर, इस पर एक सवाल है, क्योंकि देखिए सवाल जरूरी है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। सबके मन में सवाल है कि एक तरफ भाई उनके परिवार से मुलाकात से पहले एक वीडियो पूरी फैमिली के साथ डालता है, उस वीडियो में कहता है कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति ना करें, हम योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद जब राहुल गांधी उस घर के भीतर जाते हैं, पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करते हैं, उसके पिता से मुलाकात करते हैं, उसकी मां से मुलाकात करते हैं, उसकी बहन से मुलाकात करते हैं, तो वो बाहर आकर के तो ये दावा कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को ही बंधक बना लिया गया है, जो अपराधी है उनको संरक्षण दिया जा रहा है और घर में जो लोग बीमार हैं उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उनको ऑपरेशन के लिए नहीं छूट दी जा रही है। तो आखिरकार किसकी बात को सच माना जाए? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात को सच माना जाए जो कमरे के अंदर हुई है, या फिर जो बयान उसके भाई ने जारी किया है उसको सच माना जाए? सच्चाई क्या है? लोग इस पे संशय बने हुए, क्योंकि दोनों का बयान थोड़ा, उस भाई पहले बयान देता है, नेता प्रतिपक्ष परिवार से मिलकर आते हैं वो कुछ और बयान देते हैं। सच्चाई क्या है? क्या निकल के चीजें सामने आ रही है? देखिए, अगर हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमारा काम है कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जर्नलिज्म को आगे बढ़ाना और ऑनेस्ट होकर के जर्नलिज्म करना। तो हमारा जो कर्तव्य हम कर रहे हैं, हम आपको बता दें, अब ये आसार है ऐसे कि जो वीडियो बना वो भी किसी के कहने पे बना हो सकता है। मेरी बात समझिए, जो वीडियो बना वो वीडियो सुबह जो वायरल हुआ वो भी हो सकता है किसी के कहने पे बना हो सकता है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूर्ण विराम नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज, जैसे आपने पूछी कि अब राहुल गांधी अंदर जाते उसी परिवार की एक फोटो और एक वीडियो वायरल होती है जो वो रोते नजर आते हो। राहुल गांधी जब बाइट देते हैं मीडिया में तो राहुल गांधी कहते हैं कि उसी परिवार को बंधक बनाया गया है, उसकी बहन का ऑपरेशन होना है, उस बहन को बाहर सरकार निकलने नहीं दे रही। तो हम ना कांग्रेस के सपोर्ट में जर्नलिज्म करते हैं, ना हम भाजपा के सपोर्ट में जर्नलिज्म करते हैं। हमारा कर्तव्य है ऑनेस्ट होकर जर्नलिज्म करना। जी, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। तो जो आरोप
जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार ने इनको कैद करके रखा है, कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि ये बातें राहुल गांधी तक पहुंची कैसे। क्या उस परिवार ने कहा, जो परिवार कुछ समय पहले वर्जन दे रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है कि हमें राहुल गांधी से नहीं मिल रहा है, किसी पार्टी से नहीं मिल रहा है, इस पे कृपा कर मैं राज्य सरकार से संतुष्ट हूं, आने वाले समय में आप राजनीति ना करें। अब एक बयान वो भी है, अब एक बयान राहुल गांधी का है, चूंकि नेता प्रतिपक्ष तो हो सकता है इमोशनल में आकर के परिवार मिला हो और तमाम सारी चीजें निकले, तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये बयान राहुल गांधी ने क्यों, क्योंकि राहुल गांधी ने बयान दिया है तो इसका मतलब कि उसके परिवार से भी किसी ने कुछ बोला होगा। ये बड़ा सवाल है, लेकिन अभी इसमें चर्चाएं हैं। यही सवाल है कि आखिरकार है कैसे, क्या इतनी ज्यादा सस्ती हो गई है लोगों की मानसिकता, या किसी के बहकावे में आकर कुछ भी बोल देगा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, पीड़ित परिवार है, हो सकता हो किसी की डर की भय की बात हो कि उसने कोई वीडियो वायरल कर दिया हो और अंदर जाकर के नेता प्रतिपक्ष के सामने कुछ और बोल दिया हो। लेकिन सुबह से ही जिस तरीके से इस पूरे मामले पर चर्चा थी और कल शाम को ही देर रात इस चीज की जानकारी आ गई थी कि नेता प्रतिपक्ष वहां जाएंगे, भारी पुलिस फोर्स तैनात वहां पर थी और पीड़ित परिवार के लोगों से पहले ही मुख्यमंत्री की मुलाकात हो चुकी है, कैबिनेट मिनिस्टर वहां जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक तरफ भाई और बहन दो बयान जारी करते हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष अंदर से बाहर आते हैं, वो अपना बयान जारी करते हैं। देखिए फिर वही वाली बात है कि इस पूरे मुद्दे पर जो स्टार्टिंग में लाइन है कि जो उसके भाई ने बोली कि राजनीति ना हो, तो क्या ये माना जाए कि दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही हैं या फिर किसी के दबाव में वो लोग काम कर रहे हैं ऐसा? देखिए अब आपको मैं अच्छी बता दूं, मैं यहां से उत्तर प्रदेश से आपको बिहार ले चलता हूं। अब मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश से बिहार ले चलता हूं। 6 और 11 नवंबर को चुनाव है। अब यहां के बाद राहुल गांधी भी बिहार पहुंच जाएंगे, या कांग्रेस ही नहीं, भाजपा ही नहीं, जितने भी नेता को जिम्मेदारी दी गई वो पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, कांग्रेस के लीडर होने के नाते वो भी पहुंचेंगे। तो अब इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं आप और हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। पुलिस ने अपना काम किया, 16 अपराधियों को अब तक जेल भेजा है। एसपी रायबरेली का कहना है इसमें एनएसए की धारा, गुंडा एक्ट की धारा और ऐसी तमाम धाराएं लगाई जाएंगी जो ये जघन्य अपराध हुआ है। लेकिन राहुल गांधी और अगर भाजपा, कांग्रेस या अन्य कोई राजनीतिक दल है, वो अब इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने आए हैं और राजनीति कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि बयान कुछ और, कई सारे बयान, तो कई सारे बयान एक बयान नहीं हो सकते। तो मेरा कहना और मेरा राजनीति यही है, राजनीति अगर नहीं होती तो अंदर का कुछ अलग माहौल होता है, बाहर आने के बाद कुछ अलग हो जाता है। सबके साथ देखा जाता है, चेहरे के भाव बहुत कुछ कह जाते हैं, भाव भंगिमा बहुत बड़ी चीज होती है और साफ तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल एक परिवार का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पति चला गया और उस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। पुलिस ने अपना काम किया है, सरकार ने अपना काम किया है, राजनीति के लिहाज से नेता प्रतिपक्ष ने भी अपना काम किया है, क्योंकि उनके ही क्षेत्र में इस तरह की पूरी घटना घटित हुई है। फिलहाल दलितों को लेकर के जिस तरीके की राजनीति है और राजनेता किस तरीके का माहौल बनाते हैं, और बिल्कुल सही बात है, कनेक्शन आपने बहुत सही दिया है कि बिहार चुनाव है, 6 और 11 दो फेज में वहां पर वोटिंग होनी है और एक ऐसा मसला मिला है, चाहे वो असम की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, फिर या फिर हर एक मुद्दे, राहुल मैं एक मिनट आपसे लूंगा, एक मामले से जोड़ करके देखने की बात की जा रही है। रवि संक्षेप में अपनी बात, अखंड एक सेकंड और लूंगा आपसे कि अब हर एक मुद्दा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे वो हिमाचल का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे हिंदुस्तान का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा, हर एक मुद्दा अब ये बचे हुए दिनों में आपको हर एक नेता की जुबान पे दिखेगा। क्यों? उसका मकसद एक है, बिहार चुनाव। 6 और 11 नवंबर बिहार चुनाव है। तो हर एक राजनेता, हर एक राजनीतिक पार्टियां अब हर एक मुद्दे को तूल पकड़ाने की जो हर बार चुनाव में होता है, वो अब इस बिहार चुनाव में भी देखने को आपको मिलेगा। जी बिल्कुल इंद्रवीर, बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइमिंग भी बड़ी सटीक है। घटना बहुत पहले घटित हुई थी और इतने दिन बाद अगर कहीं इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कुछ चर्चा हो रही है और मुलाकात हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगा, इस पर सवाल खड़े करना अपनी जगह पे है, लेकिन सवाल ऐसे उठ रहे हैं और तमाम कमेंट बॉक्स उन नेताओं के जो मुलाकात होती है, वो आजकल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा करके उनके कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से लोग हर तरीके की बातें करते हैं। वहीं से सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएगी, क्यों इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष, जैसा कि इंद्रवीर बता भी रहे हैं कि बिहार में उठाते हैं, ये नहीं उठाते हैं क्योंकि दलितों का मामला था और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात ने कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। और अब
बिहार का चुनाव है, वहां पर किस तरीके से महागठबंधन एनडीए के सामने चुनौती पेश करता है, ऐसे मामलों को उठा करके देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए खैर दो खबरें हैं तो फटाफट जो है दोनों खबरों को बताते हैं कि एक पहली खबर ये है कि जिस तरीके से अभी 9 दिन पहले जो है कानपुर में ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के साथ साथ जो है जानकारी हुई थी किस तरीके से जो है लगभग भारी मात्रा में जो है विस्फोटक जो है यहाँ पर रखे हुए थे। इसी तरीके से जो है लगातार कार्रवाइयां हो रही है और लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है जो पटाखे हैं, जो अवैध पटाखे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। इसी तरह जो है लगभग 150 कुंटल जो है पटाखा फिर से उसी क्षेत्र में पकड़ा गया है जहाँ पर विस्फोट हुआ था। तो अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है और भारी मात्रा में जो है अभी भी जो है इस तरीके का जो है अवैध पटाखा रख करके जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी खबर है वो ऐसी है कि एक सीतापुर का रहने वाला एक युवक है जिसने जो है एक बैंक बनाई 4 दोस्तों के साथ मिल करके और लगभग 100 खाते उसने खुलवा करके 15 दिन में 2.5 से 3 लाख रुपए जो है मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर 70 महिलाओं से जो है ठगी कर ली। जिसके बाद में जब 15 दिन हो जाने के बाद में जब लोन नहीं पास हुआ तो उसके बाद में बिल्लौर थाना और श्योपुर थाने में लगभग 4 मुकदमे जो है कहीं ना कहीं जो जब दर्ज हुए, जब पुलिस ने जांच शुरू की, पता चला तो जब युवक को पकड़ा गया तो उसने बताया कि उसने बीएड किया था। बीएड करने के बाद में जो है जब उसको नौकरी नहीं मिली तो उसने 4 दोस्तों को उसके के साथ मुलाकात की। उसके बाद में जो है शिवराजपुर में एक जो बैंक है वो बनाई और ये बैंक में बनाने का जो एक सबसे बड़ा फंडा था, असल आपको बता दूं किस तरीके से कार्य किया जा रहा था कि एक महाराष्ट्र में एक बैंक है, शिल्पा करके बैंक है, उसको लेकर के जो है सेम नाम दिया गया था, वहां का जो एड्रेस दिया गया था और एड्रेस देने के बाद में वहां पर जो है वहां की ईमेल भी पड़ी थी। तो जिससे अगर कोई व्यक्ति सर्च करता है कि ये बैंक फर्जी तो नहीं है तो वो उसको फर्जी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो जिसके बाद जब लोन नहीं आता महिलाओं के पास में उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने खुलासा किया है। लेकिन अवनीश, इस तरीके के कई मामले सामने आ रहे हैं कि लोगों के साथ ठगी की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी में ही ऐसे मामलों की बाढ़ सी है कि लोगों के नाम पर फर्जी लोन निकल जा रहे हैं और लोगों को जानकारी तक नहीं हो रही और यहाँ पर इस तरीके से ठगी की जा रही है। तो क्या बिना बैंक वालों के, बिना बैंक कर्मियों के मिली भगत से क्या ये संभव है, ये भी समझना बहुत जरूरी है अवनीश। क्या इसमें किसी बैंक कर्मी की संलिप्तता की निकल के जानकारी आ रही है, क्या है पूरा मामला? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, लोग या छोटे मोटे लोग जो लोन लेते हैं अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए, अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, वहां या उन लोगों को ही, उन मासूम लोगों को ही ऐसे जो ठग हैं वो निशाना बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये ठग है उनका भी गिरोह होता है, उसका सरगना कोई ना कोई बैंक मैनेजर होता है, कोई बैंक कर्मी ही होता है। तो क्या इस पूरे मामले में ऐसी किसी भी विभाग, कोई बैंक कर्मी की कोई सहभागिता या उसकी तरफ से कोई बातें निकल करके सामने है कि उसका भी नाम शामिल है, उसका कोई नाम निकल के सामने आया है? देखिए खंड जिस तरीके से जो है युवक है उसका नाम जो है शैलेश गौतम है। शैलेश गौतम ने जो है इस तरीके की पूरी जो है रचना थी और शिल्पा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो है एक महाराष्ट्र में इस नाम की एक बैंक है, उसमें जो है इन्होंने बैंक बनाई और शिवराजपुर की कानपुर का एक ग्रामीण इलाका आता है, वहां पर इन्होंने एक किराए पे घर लिया, वहां पर जो है बैंक को खोला और उसके बाद खुद ही ये मैनेजर बन गए, खुद ही कैशियर बन गए और खुद ही जो है चारों लोगों ने मिलकर के एक पद ले लिया। उसके बाद में इस बैंक को चालू कर दिया और आसपास क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और मुद्रा लोन के चक्कर में, क्योंकि आज के समय में सबको लोन चाहिए, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो मुद्रा लोन के सारे जो है लोगों से रुपए जो है कहीं ना कहीं जो है जमा करवाने शुरू किए। लगभग 2.5 लाख के ऊपर रुपए 15 दिन में जमा भी करवा दिया था। 1 अक्टूबर को ये चालू किया गया था, 15 दिन में 2.5 लाख के ऊपर जो है रुपए जमा करा लिए गए और फिलहाल जब पुलिस ने इनको पकड़ा, उनके पास से लैपटॉप के साथ साथ लगभग 55,000 का बैग मिला। लेकिन फिलहाल जो है जो आम आदमी है, जो आम ये महिलाएं हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है बड़ी मुश्किल से रुपए जोड़े होंगे, उन सबका जो पैसा है कहीं ना कहीं जो है इनके इन जैसे मानसिकताओं के लोगों के चक्कर में बर्बाद होता है। बिल्कुल अवनीश, ठग जो है इस तरीके से मासूम, लाचार, बेबस लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं जो ऑलरेडी परेशान होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के पास ऐसी व्यवस्था है कि एजेंसी खोल लेते हैं ये और अपने आप को ही बैंकर बना लेते हैं। जिस तरीके से आपने बताया, ऑफिस खोल लिया, वहां पर 2-4 स्टाफ रख लिया और खुद ही लगता है कि खुद ही ये लोन पास करते हैं। लेकिन इस लखनऊ में भी हम रहते हैं और हमने तमाम जगहों पर देखा है, उत्तर प्रदेश नहीं देश में ही, कि किस तरीके से इस ठगों का जो माया जाल है वो अपने आप में लोगों को परेशान करने वाला है, लोगों को लूटने वाला है। और कहीं ना कहीं बैंक के कर्मियों की मिली भगत से ही इस पूरे बैंक के जो ये पूरा का पूरा नेक्सस है, इसको संचालित किया जाता है। इसमें कोई बैंक कर्मी जरूर संलिप्त होगा। अभी उसकी क्या जानकारी निकल के आती है, इस पर जरूर अपडेट दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मासूम, बेबस और लाचार लोगों को ही ये लोग निशाना बनाते हैं। तो अवनीश, इस पूरे मामले पर क्या भी अपडेट आएगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर ये आज हम बताना चाहेंगे, हरदोई जनपद में कल धनतेरस का एक बहुत बड़ा त्योहार है और धनतेरस से दिवाली की स्टार्टिंग हो जाती है और यहाँ पे जो महिलाएं हैं खरीदारी भी कर रही हैं और यहाँ पे ये काफी जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। आज हम इसमें अटल चौराहे पर खड़े हैं, हमारे साथ यहाँ ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की महिला खड़ी है। हम उनसे अभी पहले भारतीय जनता पार्टी की महिला से बात करेंगे कि कल जो धनतेरस का त्योहार है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एवं धनतेरस लेकर वो क्या है। जी मैम, क्या नाम आपका? हमारे नाम है और दिवाली का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है। कल धनतेरस है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और जो आपने पूछा सुरक्षा व्यवस्था, तो अभी मैं अपने कॉलेज से लौट रही थी तो मुझे हर चौराहे को सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से प्रशासन ने पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से इंतजाम कर रखा है ताकि आने जाने वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अरे मैम, जो ये सबसे व्यस्तम चूंकि चौराहा यहाँ पर है और यहाँ पुलिस लोग इस व्यवस्था संभाले हुए भी है। अभी आप लोग चाह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी जगह दिखाई पड़ी जहाँ पर व्यवस्था ना हो? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी चौराहों पे पुलिस लगी हुई है पर्याप्त, बल्कि रास्ता भी मतलब कहीं जगह गाड़ी ना दिखाना उन्होंने रोक रखा है कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, कुछ ना हो। तो पूरी व्यवस्था पुलिस का जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पर लखन ये पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और वहाँ से आप ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर व्यवस्था सर यहाँ जो यहाँ पर आज जो कल चूंकि त्योहार धनतेरस का क्या रोड वगैरह कुछ डाइवर्जन किया गया या क्या व्यवस्था है? त्योहार को मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों ने सभी चीज कर दिया है और डाइवर्जन भी लगा दिया। बड़े भारी वाहन मार्केट में नहीं जाएंगे, हम बाईपास से निकलेंगे और सबको ब्रीफ कर दिया है। अपने अपने चौराहे पर क्या उनका कोई टाइम निर्धारित किया गया है? सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक कोई भी रिक्शा, कार, भारी वाहन शहर के अंदर करेगा। भीड़ भाड़ वाले रहेंगे लाइट। अच्छा, यहाँ पर चूंकि कप्तान साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने साथ, यहाँ पर सभी पुलिसकर्मियों के साथ में आप लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी कहीं कोई अपनी घटना सुनने को मिल रही या दिखाई दे रही है विस्फोटक को लेकर? कोई दिक्कत नहीं नहीं, अभी तक तो यहाँ कोई घटना दिखाई नहीं दे रही है। घातक हो सारा जी धनतेरस से आपके चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासियों से उन सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि स्वदेशी चीजों को अपनाएं। कि यहाँ की दुकानें में दुकानें सामान खरीदें, ऑनलाइन सामान ना खरीदें, ताकि यहाँ के जो दुकानदार वो भी अपनी दिवाली मना सके, उनके जल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीजें दुकानदारों की सामान खरीदें, ऑनलाइन से देखकर दुकान पर जाकर। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात मैंने कही है कि जो सामान वो स्वदेशी खरीदे, ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। जी बहुत धन्यवाद आपका। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है? अनिल, कौन सी बड़ी खबर है? अनिल से फिर से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब पूरा त्योहार का सीजन हो और इस त्योहारी सीजन में लगातार एक के बाद एक त्योहार आए, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक के साथ साथ जो पूरे देश का संचालन है, चाहे वो रेलवे की बात की जाए या फिर परिवहन विभाग की बात की जाए, सभी कहीं ना कहीं ठप पड़ जाते हैं। और यही हालात है कि IRCTC की जो ऐप है वो ठप हो गई है। धनतेरस है, दिवाली है, छठ का त्योहार है और ऐसे में हालात ऐसे हैं कि दिल्ली, पूर्वांचल, बिहार, तमाम जगहों पर जो जाने वाली गाड़ियां हैं वहां की ऑलरेडी इतनी ज्यादा टिकट बुक हो चुकी हैं कि अब जो IRCTC ऐप है वो भी ठप पड़ जा रही है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जाना चाहते हैं, अपने घर को जाना चाहते हैं, इसलिए इतनी बड़ी जो छुट्टियां पड़ती है बीच में या त्योहार पड़ते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं उनका सबसे बढ़िया साधन जो होता है वो होता है रेलवे, या फिर अगर रेलवे के बाद होता है तो बस। तो आम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साधन है अपनी गंतव्य तक जाने के लिए। लेकिन हालात ऐसे हैं, रेलवे में भी पूरी तरीके से टिकट बुक हो चुके हैं। और बस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो परिवहन विभाग है उसने करीब 1000 के करीब अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया और 105 बसें अलग से रखी जाएंगी इमरजेंसी के लिए, कि किसी भी यात्री को अपने
जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और वो अपने गंतव्य तक, अपने घर तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए या फिर बस स्टेशन की, चारों तरफ केवल आपको जनता ही दिखाई देगी, सिर दिखाई देंगे, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। प्रशासन ने, सरकार ने इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी पूरी कर ली है। और अगर वही बात की जाए हवाई टिकट की, तो हवाई टिकट भी आसमान छू रहे, 100% से ज्यादा इस वक्त जो टिकट है उसका रेट बढ़ चुका है। अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर? जयखंड, अगर संभल की बात करें तो संभल में जैसे पता है सबको कि 24 नवंबर को पिछले साल हिंसा होती है शाही जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान, और उसके बाद में कुछ आरोपियों के नाम आगे आते हैं और एसआईटी की जांच होती है, एसआईटी टीम गठित की जाती है। और वहीं एसआईटी में एक शख्स रहते हैं जो शाही जामा मस्जिद के सदर थे, जफर अली, जो एसआईटी की पूछताछ में सबूतों के आधार पर वो दोषी पाए जाते हैं और उनको जेल की सजा होती है। जेल की सजा के बाद जोरों शोरों से उनको समर्थक आते हैं उनको लेकर, और नारेबाजी होती है। समर्थकों के साथ वो भी जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद वहां से वो मीडिया से पूछताछ होती है कि क्या आप जो है आगे का चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी आगे की रणनीति है, आपके लोग समर्थन में इतने हैं। तो उन्होंने कहा था कि अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आने वाले जो चुनाव हैं मैं उनमें चुनाव लड़ूंगा। हालांकि पार्टी का अभी कोई नाम क्लियर नहीं करा, कौन से राजनीतिक दल से किससे वो अपने सामने आएंगे या टिकट लेकर आएंगे, क्या कैसे वो है, लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ जाहिर कर दी है कि जो आने वाला चुनाव है मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा। अखंड, फिलहाल जिस तरीके की पूरा का पूरा ये मामला देखने को मिला और संभल में ये घटना घटित हुई, इसमें कुछ युवकों की जान भी चली गई। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है ना कि जो युवक, जिन युवकों की जान चली गई, उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन इस मामले ने एक व्यक्ति को हाइप जरूर दे दी कि अब एक और राजनेता हमारे देश में तैयार हो जाएगा संभल से। अब वो भी राजनीति में उतर जाएगा। अब वो अपराधी है या छूट जाएगा, भगवान जाने, ये तो समय बताएगा। क्योंकि बहुत सारे अपराधी अपराध करते हैं, जेल जाते हैं, जमानत पे आते हैं, फिर अपराध करते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर जमानत पे बाहर आते हैं, फिर अपराध करते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर ऐसे ये क्रम चलता रहता है। और अपराध के जो अपराधी है ना, उसका केस डिसाइड होने में, उसको सजा होने में इतना वक्त लग जाता है कि जो सजा भी होती है वो भी अपने आप में नाकाफी हो जाती है, बड़ी छोटी हो जाती है। क्योंकि इतने ज्यादा तो अपराध कर चुका होता है, तो किन अपराधों की सजा उसको मिलेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि संभल में जहां पर कुछ युवाओं की उस दंगे के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर राजनीति चरम पर पहुंच गई थी, हर एक नेता संभल जाना चाहता था, उसके लिए दो पार्टियों में दरार पैदा हो गई थी। कहीं ना कहीं वहां पर पुलिस का फोर्स तैनात कर दी गई थी। आज वहीं पर इस पूरे दंगे के बाद एक और राजनेता मिल जाएगा। इस दंगे के बाद एक और राजनेता हमारे देश को, उत्तर प्रदेश के संभल को मिल जाएगा। और संभल में एक युवा कहें, आजकल तो वैसे भी 60-65 साल वाले लोगों को भी युवा बोला जाता है, तो मुझे लगता है कि वहां के भी जो सदर होंगे, अगर उनकी आयु होगी तो वो भी युवा नेता होंगे। तो एक युवा नेता का एक और पोस्टर संभल में जरूर नजर आएगा। और अपराधी है इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। हमारे यहाँ तो जो नेता बनते हैं वो कई दिनों तक तो जेल में ही रहते हैं, जेल उनका एक दूसरा घर है, या फिर सदन होता है, संसद होता है, तो उनको लगता है कि एक बड़ा अच्छा मौका है हमारे लिए, शायद इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया। अब देखने वाली बात होगी जो आपने बोली है कि कौन सी राजनीतिक दल, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो इनको टिकट देगा, या फिर ये निर्दलीय मैदान में पहली बार उतरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सोचेंगे नहीं भाई, इन्होंने इनके हक की लड़ाई लड़ी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन अनिल, एक सवाल है जो जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार कैसे इस तरीके के लोगों को चुनाव मैदान में उतरने की इजाजत दी जाती है, अगर उसमें थोड़े से भी उनकी संलिप्तता है। मैं नहीं कहता, क्योंकि अगर कोर्ट ने किसी को बोला होगा या पुलिस ने अपनी चार्जशीट में किसी को दोषी बनाया होगा, कुछ तो आधार जरूर होगा। क्या इस तरीके के लोगों का चुनाव मैदान में उतरना क्या अपने आप में क्या मैसेज देगा पूरी प्रदेश की जनता को, देश की जनता को? ये भी जानना क्या कहती है संभल की जनता। क्या उनके समर्थक जिस तरीके से उनके समर्थन में उतर आए थे, क्या अब ये समर्थक उनको वोट दे करके विधानसभा में भेजेंगे या फिर लोकसभा में भेजेंगे, कहां भेजेंगे? सर्वे हुई थी उसके दौरान काफी सारे राजनेता थे, उन पर आरोप लगे थे, जिनमें जो विधायक हैं नवाब इकबाल, उनके लड़के सोहेल इकबाल, उनको भी जो है इस चार्जशीट में नाम था। लेकिन वो कैसे क्लियर हुआ, कैसे
उस चीज से सबसे बाहर निकल गए। साथ ही जियाउर रहमान बर्क भी थे, उनका भी नाम इसमें है। जो एसआईटी की जांच थी आरोप पे, काफी सारे आरोप भी जियाउर रहमान बर्क पर हैं। वहीं तीसरे जो है ये जफर अली थे, जो मैन थे, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हिंसा में शामिल थे। लेकिन अब जब ये मामला होता है तो, और अगर पब्लिक की निगाह से देखा जाए, क्या पता पब्लिक की सिंपैथी इस वजह से हो कि बाकी सारे राजनेता हैं, उनकी बाहर से राजनीति चल रही है, अभी तक वो सलाखों के पीछे नहीं गए। वहीं शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस मामले में जफर अली जेल काट कर आए। क्या क्या पता पब्लिक की सिंपैथी इसलिए हो। और ये बात सही है कि नेता जो जेल जाकर बनते हैं, और अब देख लीजिए साक्ष्य सबके सामने है अखंड। बिल्कुल यही कारण है कि हमारे यहाँ लोग जो पढ़ने से ज्यादा इसी सब चीजों में ज्यादा सोचते हैं। युवा नेता हर घर हर गली मोहल्ले में मिलेंगे। एमबीबीएस डॉक्टर इंजीनियर बनने से ज्यादा सोचेंगे कि युवा नेता बन जाते हैं आराम से, और युवा नेताओं की फौज वैसे भी है। तो सबसे बड़ी बात है सिंपैथी है। अगर दंगे से सिंपैथी मिलती है तो फिर अलग है, इसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उन युवकों की जिनकी जान चली गई इस दंगे में, उनके परिवार वालों के प्रति किसकी सिंपैथी है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। बाबू अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जेखन अगर भदोही की बात की जाए, खबरों की, तो भदोही में जो प्राथमिकता के साथ एक बड़ी खबर दिख रही है कि दलित बस्ती में जो IBC 24 खबर बताया था कि दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया है, वहां प्रशासन भी उसके बाद जो है कि निरीक्षण करने पहुंची, और वहां पर जो उनको पट्टा दिया गया था, पट्टे के जमीन पर दूसरे जो है कि समाज के लोगों का कब्जा देखने को मिला। उस पर भी हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द उस पर जो भी मुशहर जो है कि समाज के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं पजेटेड किया जाए, क्योंकि ये जानकारी ये प्राप्त हुई है कि वहां पर उन लोगों को कुछ वर्ष पहले ही आवासीय पट्टा कर दिया गया था, लेकिन वहां रास्ता नहीं होने के कारण उस समय वहां वो जाकर के पजेटेड नहीं हो पाए, कब्जा नहीं ले पाए। और जो जहां वह इस वक्त रह रहे थे, वह जो है तालाब की जमीन थी, तालाब की जमीन पर वह उनके पुराने जो है कि खानदान के लोग रहते आ रहे थे। इसी तर्ज पर वो भी अपना जो है कि जीवन यापन वही कर रहे थे। लेकिन जब उप जिलाधिकारी एवं जो है कि नायब तहसीलदार मौके का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां दस्तूर कुछ और निकला, तालाब की जमीन निकली। और जो भी वहां जो है कि व्यक्ति थे, उनकी जो पट्टे की भूमि थी वह किसी और गाटे पे थी, और वह गाटा भी वहां से दूर था। तो बड़ा मामला ये कि आखिरकार जो है कि ऐसे लोगों को एक दूसरी जगह कैसे पजेटेड कर दिया जाता है, और फिर जो है कि गुहार ये लगाई जाती है कि वह तालाब की जमीन पर है, जंगल की जमीन पर है। तो ऐसे जो है कि ये देखा जाता है कि एक परिवार जो है कि लगातार जो गरीबी से झेल रहा हो, गरीबी से झेलने के उपरांत अगर वह दूसरे घर की तलाश करे, अपना घर छोड़ करके, जहाँ की प्रधानमंत्री आवास मिला हो, वो अपने रुपए से घर बनाए हो, उसको छोड़ करके अब दूसरी जगह घर बनाओ, एक बड़ा जो है कि अपने आप में सवाल खड़ा करता है, सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। ये सिस्टम क्या करती है, लेखपाल क्या करता है, राजस्व निरीक्षक क्या करता है, SDM क्या करता है जब किसी तालाब पर कब्जा होता है। जी अखंड बता रहे हैं क्या करते हैं ये लोग पैसा खाते हैं। इनको सरकार तो तनख्वाह देती ही देती है, इसके अलावा ये जितने काम करते हैं इसके अलावा इनको कोई काम नहीं है। रजिस्ट्रार आपका, स्टैंप आपका, लेखपाल आपका, SDM आपका, कानूनगो आपका, तहसीलदार आपका, सारी चीजें आपकी, बिजली विभाग आपका, नगर निगम आपका, सब कुछ आपका। उसके बावजूद जब घर बन जाते हैं तो क्या घास छीलते हैं क्या? ये अधिकारी करते क्या है? इनको नहीं पता चलता कि इस जगह पर जो सरकारी जमीन है वहां पर घर बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज यहाँ पर विकसित हो गई हैं, और जब वहां पर कॉलोनीज विकसित होने के बाद लोग घर खरीद लेते हैं, कई हजारों की संख्या में मकान बन जाते हैं, वहां पर परिवार आके रहने लग जाते हैं, बिजली का कनेक्शन हो जाता है, बैंक का लोन हो जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद जब अपना परिवार खुशी खुशी वहां रहने लग जाता है, तब इन तमाम अधिकारियों को समझ में आता है कि जो जमीन है इसमें ग्राम समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, ये यहाँ पर जो बना है ये पूरी तरीके से अवैध है। उसको गिराने के लिए बुलडोजर वहां पहुंच जाता है। अरे बुलडोजर की कार्रवाई पहले भी तो हो सकती है, जब वो अवैध कॉलोनी का जो काम शुरू हुआ था। नगर निगम के लोग रजिस्ट्री क्यों कराते हैं वहां पर? रजिस्ट्रार विभाग के लोग क्यों वहां पर नगर निगम का टैक्स वसूलने लगते हैं? लखनऊ के राजधानी इलाके खड़गापुर का हाल बताता हूं मैं। ऐसे कई इलाके हैं जहां 2020 से लोगों से टैक्स वसूलने की बात की जा रही है, सुविधा के नाम पे शून्य है। नाली नहीं बनी है, सड़क की तो बात ही छोड़ दीजिए, नाली और सीवर तक नहीं है वहां पर, लेकिन वहां पर टैक्स वसूला जा रहा है। साफ सफाई दूर दूर तक नहीं है। तो टैक्स किस काम का है, किस बात का है? किस तरीके से अधिकारी ये तय करते हैं कि यहाँ से टैक्स लेना है या नहीं लेना है? ये पहला ऐसा देश होगा
और यहाँ पर ऐसे अधिकारी पहले होंगे जो पहले टैक्स लेते हैं काम करने से पहले। सुविधा आपने दी नहीं, और जब सुविधा दी नहीं तो उसका शुल्क कैसा? सुविधा शुल्क लिया जाता है सुविधा देने पर, और अगर आप सुविधा ही नहीं दे रहे तो शुल्क किस बात का ले रहे हो आप? और अगर इस तरीके से जो लोग 20-25 साल से वहां पर रह रहे हैं उनके लिए आप वहां पर चले जा रहे हो, उनसे बता रहे हो कि ये जमीन नहीं है। अरे जिनकी भी कमी थी, जिन लोगों की कमी थी, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों होती है जो 20 से 25-50 लोग वहां पे घर बना के रहते हैं, जिनके समय में, जिनके रिजीम में, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अधिकारी हो, जो भी हो, उस समय उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि आपके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर ये अवैध बस्ती का निर्माण कैसे हुआ, इस यहाँ पर अवैध किस तरीके से लोगों के घर बन गए, तब कहाँ सोते हैं ये लोग? लेकिन वही हाल है, ढाक के 3 पात वाली कहानी है। जो कर्मचारी है वो अपना काम वाम करके रिटायर हो गया, लेकिन जो वहां पर रह रहा है उसको आकर के उसके सामने मुसीबत खड़ी है। क्या कह रहे, खाली जवाब देकर के चले जाएंगे? हो जाएगा इससे सारा का सारा निकल जाएगा, लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर मैं बताऊं कि ये जो सिस्टम का सवाल है, सिस्टम इतनी बुरी तरीके से कार्य करती है। अगर तहसील स्तर की कार्य की प्रशंसा की जाए तो बड़ा एक नई कहानी बना दी जाएगी तहसील और जो है कि जिला स्तर की। इस तरीके से तहसील पर जो भी काम जो है कि कागजात के होते हैं, कागजात के कामों में अगर देखा जाए तो रुपए के हिसाब से काम होते हैं। अगर खतौनी में थोड़ी बहुत त्रुटि है तो खतौनी के त्रुटि की सुधार के लिए लगभग साल 2 साल जो है कि वर्ष का जो है कि इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद रुपए की भी डिमांड की जाती है। रुपए बिना रुपए की जो है कि बातचीत किए उस कार्य की सफलता भी नहीं दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करें, अभी एक नया जो है कि मामला भदोही तहसील का संपूर्ण उत्तर प्रदेश के तहसीलों में दिख रहा है, नामांतरण की एक सबसे बड़ी समस्या दिख रही है। अभी जो है कि हमारी एक तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि 3 महीने पूर्व से एक जो है कि खतौनी के वेबसाइट पर एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, जैसे कि किसी के नाम पे उसका गांव लिखा रहता है, क्योंकि बस अगर लेखपाल ने जो है कि राजस्व निरीक्षक ने उसको सुधार नहीं किया तो उसका नामांतरण होने में बड़ी समस्या आ रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, वरासत के तौर पर वह खतौनी के जो है कि नाम पर आना, खतौनी पर आना चाहता है, अगर नाम में कोई त्रुटि है तो उसको अब जो है कि सालों इंतजार करना पड़ रहा है। उसके पक्ष में पीठासीन अधिकारी के आदेश होने के उपरांत भी खतौनी पर नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम पे लगातार लोगों की कतारें बढ़ती जा रही हैं। एक तहसील की अगर बात की जाए तो एक तहसील में लगभग 1000-2000 की संख्या हो गई है ऐसे लोगों की जो अपने आदेश को लेकर के बैठे हैं, लेकिन उनके वेबसाइट पर उसको अपलोड नहीं किया जा पा रहा है। वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, नामांतरण की समस्या आ रही है। तो ऐसी समस्याओं पर सरकार की निगाहें क्यों नहीं रहती है? चुनाव जब आता है, चुनाव में बड़े बड़े वादों पर सबसे पहले निगाहें चली जाती है, मुझे क्या गिफ्ट करना है जिससे कि मुझे वोट मिले। लेकिन जनता की जो मूलभूत जो है कि जरूरतें हैं तहसील स्तर पर, उस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की जो है कर पा रही है सरकार। सरकार के जो अमले बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी एकदम ताव से बैठे रहते हैं। उनका कहना यही रहता है कि रुपया आएगा तो काम होगा, रुपया नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। और वकील का भी वही दायरा बना हुआ है, वकील का भी यही दायरा बना हुआ है कि वकील को अपने जो है कि पर डे के फीस से मतलब है, ग्राहक के कार्य से मतलब नहीं है। ऐसे कितने मामले हैं लंबी जो लगभग 10 वर्षों से मुकदमे पंजीकृत है, लेकिन उस पर कोई अभी तक विधिक कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो ऐसे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा होता है कि सिस्टम क्या कर रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि सिस्टम ही पर तो सवाल है, इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि सवालों का भी अब एक होता ना कि पूरी सवालों की भी लिस्ट है, वो भी भर चुकी है। अब सोच रहे हैं कि सवाल बनाए क्या। दिक्कत क्या है कि जिन अधिकारियों को, जिन कर्मचारियों को जनता की सुविधा के लिए, जनता को असुविधा ना हो उसके लिए रखा जाता है, ये वही अधिकारी और यही वो कर्मचारी हैं जो लोगों को, जो जनता को असुविधा में डालने का काम करते हैं। सुविधा तो मिलना कोई मतलब ही नहीं है, सुविधा तो बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। अपने ही काम के लिए आपकी चप्पलें नहीं, आपके जूते उते सब घिस जाएंगे। और अगर आप गरीब आदमी का काम अगर हो, अगर उसे अपना नाम बदलवाना हो, उसके पैसा नहीं हो, तो शायद वो बदलवा पाए ना पाए, इसकी भी बहुत कोई गुंजाइश बचती नहीं है। छोटा सा कनेक्शन लेना हो, एक बात इसलिए ऐड कर रहा हूँ, राजधानी में ही रजिस्ट्री विभाग का सर्वर ठप चल रहा है। 2-3 दिनों से ऐसे हालात हैं कि बहुत कम तादाद में रजिस्ट्रियां हो पा रही हैं, सर्वर काम नहीं कर रहा है। IRCTC की ऐप है, वो भी कहीं ना कहीं ठप चल रही है। आधार कार्ड वाले भी जो सर्वर हैं, सब कुछ बन जाता है, पूरा डेटा फीड हो जाता है, पता चलता है प्रिंटर ही काम नहीं कर रहा है। वहां का जो कर्मचारी प्रिंटर को पीटता है, ठोकता है, बजाता है कि अरे किसी तरीके से निकल जाए प्रिंट। ये हालात हैं, ये राजधानी के हालात हैं। तो सिस्टम कितना ज्यादा
सिस्टम में है, ये अपने आप में समझ में आ रहा है। और सिस्टम पूरी तरीके से लैप्स कर चुका है, कोलैप्स कर चुका है, सिस्टम बचा ही नहीं है। और यहाँ पर केवल लोगों को सुविधा के नाम पर असुविधा दी जा रही है और असुविधा के कारण बहुत सी परेशानियां झेलती हैं। एक बात इसलिए ऐड करेंगे कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है कि गड्ढा मुक्त सड़कें करनी है, लगातार वो आदेशित और निर्देशित भी करते हैं कि गड्ढा मुक्त हो जाए। अब हालत यह है कि गड्ढा मुक्त हो रहा है, गड्ढे में भराई हो रही है, लेकिन जो गड्ढे में भराई हो रही है, गड्ढे को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, जो मानक उपयोग करना चाहिए वो मानक होता ही नहीं है। गड्ढा भरता तो है लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षण के लिए, उसके बाद वो गड्ढा फिर से उसी तरीके से गड्ढा हो जाता है, उसका पेमेंट निकल जाता है, फिर से वो सड़क उसी तरीके से चलती है। राजधानी में ही लगातार सड़कों पर काम चल रहा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं बीतेगा, फिर सड़कें अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगी और बड़े बड़े गड्ढे उससे साफ तौर पर दिखाई देंगे। लेकिन इस सिस्टम को सुधारेगा कौन? जब मुख्यमंत्री किसी दौरे पर निकलते हैं तो उससे पहले उस रोड को पूरी तरीके से चमका दिया जाता है, यहाँ तक कि छोटा सा भी पिन पॉइंट नहीं होता कि गड्ढा हल्का सा दिखाई दे। ये अधिकारी इतने चालाक होते हैं, लेकिन आम जनता, आम जनमानस जो हर दिन रूबरू एक परेशानी होती, छोटी से छोटी समस्या के लिए उसको जब जाना पड़ता है तो चाहता है कि सरकारी काम के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सरकारी काम के चक्कर में पड़ेंगे तो केवल परेशान होंगे। सिस्टम हमको सुधारने की जगह हमारी समस्या को और भी ज्यादा उलझाने का काम करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या करता है भदोही का प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सिस्टम को लेकर के तमाम जगहों से सवाल आते हैं और सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या तहसील की बात की जाए या फिर कहीं की बात की जाए, जहां पर भी सरकारी विभाग, जहां से आम जनता का जुड़ाव है, वहां पर समस्याएं लगातार एक के बाद एक देखने को मिलती है। और इसी सिस्टम की एक नाकामी आपको बताते हैं कि किस तरीके से लखनऊ के सिविल अस्पताल में जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी अपनी वेतन की मांग को लेकर के, बोनस की मांग को लेकर के उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। अब सबसे बड़ी बात है, त्योहार सिर पर है, कल धनतेरस का त्योहार है और सभी लोगों को बोनस की बात की जा रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी अपने वेतन और बोनस के लिए कहीं ना कहीं सिविल अस्पताल के अंदर ही धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर कुछ लोगों की हालत खराब हो गई, वहां पर डॉक्टर ने उनका उपचार किया। सबके लिए दिवाली है, सबके लिए धनतेरस है, सबके लिए छठ है, सबके लिए होली है, तो सबको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और सबका घर और सबका परिवार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो या परमानेंट कर्मचारी हो, सफाई कर्मी हो या अधिकारी हो, सबकी अगर हो सके तो सबकी जो सैलरी है या उनका जो बोनस है वो टाइम से डाल देंगे तो उनका भी परिवार खुशहाल होगा। और ये जो त्योहार है जो एक के बाद एक आ रहे हैं, वो भी अपने आप अपने परिवार के साथ खुशियों से मनाएगा। तो 12 बजे बड़ी बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।